अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल है वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ, जो कि आज दिन में शोर शराबे में रिकॉर्ड की जा रही है, तो थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड में शोर आएगा उसे बर्दाश्त कीजिएगा। और जनाब, नावल जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। नावल को खामखा तवील किया जा रहा है, ख़ास तौर पर अर्श और सुनाइशा के मामले में मुझे काफ़ी ड्रामा नज़र आता है, और इसी तरह जो है मुझे दुराज और ज़रकाश की जानिब भी बहुत ज़्यादा ड्रामा नज़र आता है। ज़रकाश ने बिला वजह मामले को लटकाया हुआ है, तूल दिया हुआ है, तो उसकी भी मुझे कुछ ख़ास जो है वो हरकत पसंद नहीं आ रही। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इस कहानी की फरमाइश जो है वो हमसे की है अपडेट टीवी ने। कहानी का नाम है शब-ए आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नाइला तारिक, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 20। मेरे लिए ज़र्क से रिजाब के ताल्लुक़ के इंकशाफ से ज़्यादा तशवीशनाक ये बात है कि ज़र्क से तुम्हें इस हद तक ख़तरा लाहक है कि उसके इरादे जानते हुए भी तुम उसकी तरफ से कैसे मुतमईन रह सकते हो। अर्श, उस पर भरोसा करके तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। जिब्रान की तशवीश उसके तासुरात से भी अयां थी। अर्श ने कॉफ़ी का सिप लेकर एक निगाह उसे देखा और फिर दोबारा ग्लास विंडो से बाहर फैली तारीकी की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिसकी शिद्दत कम होती जा रही थी। जानते हो, इस बात से ज़्यादा बेचैन कर देने वाली चीज़ कोई और नहीं हो सकती कि इस दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो आपसे इस हद तक नफ़रत करता है कि जान लेने तक पर आमादा हो जाए। बाहर निगाह जमाए वो अजीब से लहजे में बोला, माजी में भी मुझे कभी ज़र्क से नफ़रत नहीं थी। वो तो उस वक्त इंतहाई काबिल रहम था। उसने जब जब मेरे सामने जुनाइशा को मारा, उस पर हाथ उठाया, मेरा दिल चाहता था कि उसे उठाकर कहीं दूर फेंक दूं, मगर वो तो पहले ही मौत के रास्ते पर चल रहा था। और फिर मैं जानता था कि जुनाइशा को उससे मोहब्बत है। उसने कबूल कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे मालूम था ज़र्क अब बहुत बदल चुका है। मुझे उसकी परवाह सिर्फ जुनाइशा की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि उसका ताल्लुक़ मेरे गुज़रे कल से है। वो मुझे जानने के साथ पहचानता भी है। मेरे गिर्द ऐसे चंद ही लोग हैं और वो मुझे अजीज़ हैं। ज़र्क भी उनमें से एक है। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि मेरा खलूस नेक नियति भी उसके दिल में थोड़ी सी जगह ना बना सकी, लेकिन असर कहीं ना कहीं तो हुआ है। मैं बस ये उम्मीद ही रख सकता हूँ कि वो जुनाइशा से मिलने तक अपनी नफ़रत और इश्तियाल को काबू में रखे। खामोश होकर अर्श ने जिब्रान को देखा, जो पुरसोच अंदाज में सर हिला रहा था। मैं चाहते हुए भी ज़र्क के सामने रिजाब का नाम ज़ुबान पर नहीं ला सका। रिजाब के भाई से ज़र्क का मजबूत ताल्लुक़ है, तो जाहिर है रिजाब से भी उसका ताल्लुक़ गहरा होगा। बेहतर यही है कि हम अभी खामोशी इख्तियार करें। रिजाब ने इस घर में आने का एक रास्ता बिलाखिर बना ही लिया है, ताकि वह तुम तक पहुंच सके। हमें अभी उसकी तरफ से किसी पेशकदमी का इंतज़ार करना होगा। अर्श ने बगौर उसे देखते हुए तायदी लहजे में कहा, मैं किसी भी संगीनी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका हूँ अर्श। जानता हूँ मकाफात अमल शुरू होने जा रहा है। किसी पर क़यामत ढाने के बाद अब उस क़यामत के कहर का सामना मुझे करना ही होगा। उसने मुझ तक पहुँचने का रास्ता तो निकाल लिया है, मगर मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक उसके सामने अपने पैरों पर खड़ा रह सकूँगा, किस तरह हर दिन उसकी आंखों में अपना करीह चेहरा देख सकूँगा। जिब्रान का लहजा बहुत खोखला था। अर्श, अगर उसका ज़र्क से वाकई बहुत गहरा ताल्लुक़ हुआ और अगर उसने ज़र्क को मेरे मुतालिक हर सच्चाई से आगाह कर दिया, तो ज़र्क मेरी वजह से तुमसे और ज़्यादा मुतनफ़र हो सकता है। तुम्हारे और जुनाइशा के दरमियान दीवार भी खड़ी कर सकता है। जिब्रान ने अपने खदशे का इजहार किया। अभी से क्या साराइयों में ख़ुद को परेशान मत करो। ये मामला मेरा या ज़र्क का नहीं, तुम्हारा और रिजाब का है। पहले उसे यहाँ आने दो। ये साफ जाहिर है कि उसने तुम्हारे बारे में अभी किसी को भी नहीं बताया। वो क्या चाहती है, उसका क्या इरादा है, हमें पहले ये देखना है। तुम कहीं भाग नहीं रहे, उसके सामने ही हो। उसके तेवरों से सब अंदाज़ा हो जाएगा। ज़र्क को दिमाग पर सवार मत करो। तुम्हारी सारी तवज्जो सिर्फ रिजाब तक महदूद रहनी चाहिए। अर्श के समझाने पर जिब्रान खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए मौजूद थे। तुम्हें क्या लगता है, भाई को अब जुनाइशा के मेरे साथ घर जाने पर एतराज़ तो नहीं होगा? अर्श ने पूछा। यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जुनाइशा की तबीयत की वजह से तो अभी भाभी खुद उसे यहाँ से नहीं जाने देंगी। और तुम्हें अब इतनी फ़िक्र क्यों है? भाई बहुत हद तक कन्विंस हो चुके हैं। जब चाहो जुनाइशा का हाथ पकड़ो, साथ ले जाओ। ये घर भी तुम दोनों का है और वो घर भी। पता नहीं जिब्रान दिल को अजीब वसवसे क्यों रहते हैं। गुजरे वक्त की सख्तियों के बाद अब उसका आंखों से ओझल होना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। खैर, मुतमईन तो मैं हूँ कि वो मेरे घर में मेरे मोहसिनों के दरमियान ही तो है। वो गहरे संजीदा लहजे में खुद कलामी के से अंदाज में बोला।
मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तुम आखिर किस तरह सब कुछ भुलाकर अपने साथ साथ हम सबकी रियाजतों पर भी पानी फेरने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा ज़मीर आखिर किस तरह इतने घटिया और मुजरिमाना फेल पर आमादा हुआ। तुम्हें इतना इंतहाई और भयानक कदम नहीं उठाना चाहिए था, या फिर मेरे सामने अपनी बुज़दिली का एतराफ़ नहीं करना चाहिए था। जानते हो, अगर आगा जान को तुम्हारी इस हरकत का इल्म हुआ तो क्या गुजरेगी उन पर। उनका भरोसा तुम पर से ख़त्म हो गया तो क्या रह जाएगा बाकी हमारे और तुम्हारे दरमियान। मगर तुमने एक बार भी हम सब के बारे में नहीं सोचा। अपनी बहन के लिए तुम सबको भुला गए। ये तक ना सोचा कि तुम्हारे हाथ किसी इंसान के खून से रंगे देखकर हमें किस क़यामत से गुजरना पड़ेगा। रिजाब शदीद गम और गुस्से में उस पर बरस रही थी, जो सर झुकाए नदामत से चूर था। वो उस रद्द अमल के लिए तैयार था। जानता था रिजाब से उसका ये सच बर्दाश्त नहीं होगा। ये उसका एहसास जुर्म ही था जो उसे रिजाब के सामने ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर गया था। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम करने चले थे वो तुम्हारी बहन की भलाई के लिए था? नहीं, उस शख्स को कत्ल तुम सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए करते, क्योंकि तुम और कुछ नहीं कर सके थे। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बहन से मिले बगैर कोई कदम मत उठाना। पहले उसकी खबर लो, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। क्या वो उस शख्स के साथ खुश है या नहीं, उससे छुटकारा चाहती भी है या नहीं, फिर कोई फ़ैसला करना। मगर तुमने एक बार फिर अपनी बहन के मामले में खुदगर्जी का मुजाहरा किया है ज़र्क। तुमने सिर्फ इस बात को अहमियत दी कि तुम क्या चाहते हो। ये नहीं सोचा कि अनजाने में कहीं तुम अपनी बहन की ज़िंदगी मुकम्मल बर्बाद करने तो नहीं जा रहे। उस शख्स ने कुछ नहीं छुपाया तुमसे, खुद तुम तक वो आता रहा। उसके दिल में चोर होता तो तुम पे ये पता नहीं लगा सकते थे कि तुम्हारी बहन हॉस्टल से गायब होकर किस दुनिया में जा छुपी है। मगर तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारी बहन उस शख्स के मोहसिनों के दरमियान मौजूद है। उस शख्स को तुमसे किसी फ़ायदे की उम्मीद नहीं हो सकती, किसी नुकसान का ख़तरा ज़रूर हो सकता है। मगर फिर भी अगर जो वो तुम्हारे पीछे आ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी बीवी के भाई हो। वो ये चाहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें माफ़ करके कबूल करे। खामोश होती रिजाब उस पर से निगाह हटा गई थी। रिजाब, पता नहीं अचानक कौन सा जुनून दिमाग पर सवार हुआ था कि मुझे वाकई कुछ भी याद नहीं रहा था। तुम मुझे जिस कदर बुरा भला कहो कम है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि आइंदा मेरी तरफ से तुम्हें कभी मायूसी नहीं होगी। इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। ज़र्क के शर्मसार लहजे और तासुरात पर रिजाब ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। ज़र्क, वो शख्स तुम्हारे लिए कितना ही काबिल नफ़रत और नाकाबिल कबूल हो, मगर तुम्हें ये सच कबूल करना होगा कि वो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी में बहुत अहम मुकाम रखता है, और फ़िलहाल तुमसे भी ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ वो शख्स तुम्हारी बहन से रखता है। तुम बस यही याद रखो कि तुम्हें अपनी बहन की खुशी अजीज़ है। तुम्हें उसकी नज़रों में और गिरना नहीं, बल्कि उस मुकाम तक पहुँचना है जिसे तुमने खुद गंवाया था। रिजाब के समझाने वाले लहजे पर वो बस खामोश रहा। अब तो मुझे जल्द अज जल्द शहराम भाई और शहर भाभी के घर जाना है, ताकि मैं वहाँ तुम्हारी बहन से मुलाकात कर सकूँ। रिजाब की पूरी इश्तियाक लहजे पर ज़र्क ने उसे देखा। फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा जिक्र उसके सामने नहीं करने वाली। वैसे भी तुम्हारे और उसके मामले की ज़िम्मेदारी उसका शौहर ले चुका है, लेकिन मेरी ज़रूरत जहाँ हुई तो पीछे नहीं रहूँगी। खामोश होती वो रुमेल की आवाज़ पर मुतवज्जा हुई, जो उसे और ज़र्क को घर के अंदर आने का इशारा कर रहा था। रिजाब, क्या तुम वाकई शहराम के बच्चों को पढ़ाने उनके घर जाने के लिए तैयार हो? तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे पाबंदी से निभाना होगा। रासिब खाने के दौरान यकदम रिजाब से मुखातिब हुए। क्यों आगा जान, आपको यह लगता है कि मैं कोई जिम्मेदारी पाबंदी से नहीं निभा सकती? रिजाब का लहजा बहुत संजीदा था, जबकि ज़र्क हैरत से उस गुफ्तगू को सुन रहा था। उसे अभी ये पता चला था कि रिजाब शहराम के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले चुकी है। तुम ज़िम्मेदार हो, लेकिन सोचे समझे बगैर तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। ये फ़ैसला करते वक्त तुम्हें मुझसे या निदा से मशवरा तो करना चाहिए था। रासिब बोले। जी, ये गलती तो हो गई मुझसे कि खुद ही फ़ैसला कर लिया। मुझे याद रखना चाहिए था कि अपने लिए कोई फ़ैसला लेने का इख्तियार मुझे नहीं है। रिजाब उनकी जानिब देखे बगैर सर्द लहजे में बोली। रासिब ने चौंक कर उसे और फिर निदा को देखा। अपने लिए कोई फ़ैसला करने का मुकम्मल इख्तियार है तुम्हें रिजाब? मुझे तो मुनासिब लगा है, ये अच्छी मसरूफियत रहेगी, वरना हॉस्पिटल के अलावा तो तुम घर से बाहर निकलने पर राज़ी नहीं होती। निदा माहौल का तनाव कम करने के लिए बोली। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे फ़ैसले पर। मुझे बस ये लग रहा था कि रोज़ आने जाने में तुम थकावट का शिकार ना हो जाओ। रासिब उसके सपाट तासुरात देखते नरम लहजे में बोले। रिजाब, शाम की टाइमिंग रखना वहाँ आने जाने की, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप कर दिया करूँगा। बड़ी नवाजिश, मेहरबानी, रिजाब ने बिगड़े मूड में ही कहा। किसी बात से तो खुश हो जाया करो। ज़र्क के खशमनाक लहजे पर निदा बेसाख्ता हंसी। अब इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तुम ना भी कहते तो मुझे पिक एंड ड्रॉप तुमने ही करना था। रिजाब ने भी खशमगी नज़रों से ज़र्क को देखा। आपके घर में मेरी बहन की बेइज्जती हुई, मगर आप फिर भी आप खामोश रहे। आखिर क्यों?
आपकी माँ बहनों में इतना ही दमखम था तो दिल का जहर निकालने के लिए मुझे अपने दरबार में बुला लेती। आपने तो निगाह चुरा ली हमेशा की तरह उन मुग़लज़ात से जो मेरे लिए बके गए, उन तमाम घटिया इल्ज़ामात से जो मेरी बहन और मुझ पर लगाए गए। मगर मुझ में इतनी हिम्मत है कि उन तीनों का सामना करती, गलत को गलत कहती पर अपनी गैरत को सुलाए न रखती। सरकाश के सामने खड़ी वो शदीद गैज़ो गज़ब में थी। जो बद्दुआएं वो मेरी बहन के सामने मुझे देती रही, मेरे मुंह पर मुझे देती, मगर मेरी बहन की तस्लील का हक़ किसने दिया था उन सबको? मेरी बहन आप सबके टुकड़ों पर ज़िंदा नहीं है, मगर फिर भी वो खामोशी से ज़िल्लत समेट कर चली आई और आपने उन तीनों से बाज़ पूछ तक ना की, अपनी बहनों को मजबूर तक ना किया कि वो मेरी बहन से झूठे मुँह माफ़ी ही मांग लेती। दुराज, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि राइमा यूँ ज़द में आ जाएगी। मैं खुद उससे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूँ। वो तो हर चीज़ से बेखबर थी। मैं तुम्हें नहीं बता सका था कि मेरी एक ख्वाहिश ने घर में कैसा वबाल उठा दिया है। राइमा को मेरी बेखबरी और गैर मौजूदगी में घर बुलाया गया था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो मैं पहले उसे ताकीद कर देता कि किसी सूरत अभी घर ना जाए। ऐसा नहीं है कि मैं राइमा की बेइज्जती पर खामोश रहा था। जिस हद तक मैं उन सब के खिलाफ जा सकता था मैं गया, मगर तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि अम्मी, शिज़ा और शिजरा मुझसे तुम्हारा नाम सुनने के बाद किस हद तक बरहम और बदजन होंगी। ऐसे में वो ये किस तरह मान सकती हैं कि राइमा के साथ उन सब ने ज़्यादती की है या वो बेकसूर है। सरकाश इंतहाई शर्मिंदगी से बोला, उन सब के अंदर एहसास नाम की चीज़ बाकी होती तो किसी को ज़रूरत ही क्या थी ये बताने की कि उन्होंने गलत से भी ज़्यादा गलत किया है। मगर अब मेरे सामने आप खुद को इस मामले से बरी मत करें। अपनी माँ बहनों के सामने मेरे और मेरी बहन के लिए आप किस हद तक एहतजाज कर सकते हैं इसका भी मुझे अंदाज़ा हो चुका है। आपने अगर सही मानों में उन सब की खबर ली होती, उनको शर्मिंदा किया होता, तो कम अज़ कम आपकी बहनें ही माफ़ी मांगती बजिया से। मैं तो पहले ही उन सब के लिए एक बाजारी औरत हूँ। मेरी बहन के सामने साफ ये लक़ब मुझे दे चुकी हैं आपकी बहनें, मगर उन सब के सामने आपने कमज़ोरी का मुजाहरा करके ये साबित भी कर दिया है कि आपकी नज़र में भी वही हूँ जो आपकी माँ बहनें मुझे कह चुकी हैं। दुराज, कोई गलत बात मुँह से मत निकालो। राइमा के लिए मैं इन सबको जिस हद तक गलत कह सकता था मैं कह चुका हूँ। अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी माँ और बहनों के साथ बदलिहाजी से पेश आऊँ, उनकी तहकीर करूँ, उनके साथ वही सलूक करूँ जो उन सब ने राइमा के साथ किया था, तो मुझे बताओ कि क्या फ़र्क रह जाएगा फिर सही और गलत में। उन सब ने जो भी गलती की है मैं उसे मानता हूँ, मगर मैं अपनी माँ बहनों की तस्लील नहीं कर सकता। सरकाश सुर्ख चेहरे के साथ बोला, तस्लील तो वो सब आपकी कर रही हैं। आप तो हक बात कहने के लिए भी उनके सामने ज़ुबान नहीं खोल सकते। आपकी ज़ुबान तो अपनी माँ, बहनों और भाई के लिए मोहब्बत के फूल बरसाने के लिए है, मगर मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती पर सिर्फ खामोश रहने के लिए है। आखिर क्यों? इज़्ज़त क्या सिर्फ आपके घर वालों की है? क्या मेरी और मेरी बहन की कोई इज़्ज़त नहीं? हमें मुंह उठाकर कुछ भी कहा जा सकता है, हकीर, फ़कीर, जलील किया जा सकता है। ये आपको गवारा हो सकता है क्योंकि आपकी नज़र में आपकी माँ बहनें सबसे ऊँचे मुकाम पर हैं, मैं या मेरी बहन नहीं। अब आपकी ये सियासत, ये मुनाफ़क़त नहीं चलेगी। मेरे अंदर गैरत बाकी है जो मुझे मेरी बहन की तज़लील बर्दाश्त करने नहीं दे रही। अगर आपकी बहनों ने मेरी बहन से माफ़ी ना मांगी तो फिर मुझे आपके घर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शौक़ है आपकी माँ बहनों को अपने दरबार में इज़्ज़तदारों को बुलाकर बेइज्जत करने का। मज़ा तो उनको तब आएगा जिसे वो अपने ही जैसी आवारा और बाजारी समझती हैं, वही ईंट का जवाब पत्थर से देकर उन सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देगी। फिर मैं ये साबित करके निकलूँगी उस घर से कि मैंने अपने दाम खड़े किए या उन दोनों ने अपने। अपनी हद में रहो दुराज, मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ तुम। ज़रकाश का ज़ब्त जवाब दे गया था, मेरे ही सामने तुम मेरी माँ बहनों के लिए ऐसे घटिया और गिरे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, किसी का नहीं तो मेरा ही लिहाज करो। ज़रकाश का लहजा सख्त गुस्से में भड़कता हुआ था। क्यों? बात अपनी माँ बहनों पर आई तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? इससे कई गुना ज़्यादा घटिया और गिरे हुए अल्फाज मेरी बहन के लिए उसके मुंह पर कहे गए। उस वक्त ये तेवर कहाँ सोए हुए थे आपके? दुराज की आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई। आपकी चहीती बहनें इस काबिल हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा घटिया अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूं। अगर मैं घटिया हूं तो वो घटिया तरीन है, अगर मैं बाजारी हूं तो उस बाज़ार को चलाने वाली वही दोनों हैं। बकवास बंद करो, बहुत बोल चुकी हो तुम। मैं अब एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। सरकाश के भड़क उठने और वार्निंग देने वाले अंदाज पर उसकी रगों में अंगारे दौड़े थे। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अपने दोगले रवैये और मुनाफ़क़त से इस बाज़ार को लगाने वाले आप हैं। वो चीखी। मत मजबूर करो मुझे कि मैं खुद तुम्हारी ज़ुबान को लगाम दूँ। सरकाश का चेहरा तप कर अंगारा हो गया था। पहले अपने घर वालों को लगाम डालें अगर हिम्मत है तो। वो खूंखार लहजे में गुर्राई। तुराज, अगर मेरा हाथ तुम पर उठा तो इसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। पहले आप अपना हाथ अपनी बहनों पर उठाएं, उनकी फ़ाहिश कलामी पर। मगर आप ये कैसे कर सकते हैं?
आप तो अपने भाई का हाथ भी मुझ पर उठने से नहीं रोक सके थे। भाई बहनों को सीने से लगाए रखने और माँ के घुटनों से लगे रहने के सिवा कुछ नहीं किया आपने मेरी तरफदारी में। मगर आज ये मामला आरिया पार किए बगैर आप दामन नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि बात अब मेरी बहन की इज्जत और हुर्मत तक पहुँच गई है। या तो आपकी बहनें मेरी बहन से माफ़ी मांगेंगी या फिर आप आज और इसी वक्त मुझसे कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके कतई लहजे पर ज़रकाश का ज़ब्त ख़त्म होने लगा था। मैं हाथ जोड़कर 1000 बार रायमा से माफ़ी मांग लूँगा, तुमसे भी मांगता रहूँगा, मगर अभी इस बहस को बंद कर दो। मैंने तुमसे कहा था कि कोर्ट मैरिज की बात मेरे सामने मत करना। ज़ेब नहीं देता ये हमें, हमारे पीछे हमारा ख़ानदान है। मैं और तुम लावारिस नहीं हैं। मैं ऐसा कोई मुतालबा नहीं मान सकता जो मेरे और तुम्हारे बाप का नाम ख़राब कर दे। मुझे अपने दिमाग से चलाने की कोशिश मत करो। अपने और मेरे बाप की आड़ में आप अपनी बुज़दिली को नहीं छुपाएं। अपने घर वालों से छुपकर आप मुझसे ताल्लुक़ रख सकते हैं, मगर इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक इस ताल्लुक़ को एक मुक़द्दस नाम देने की हिम्मत तक नहीं कर सके आप। कबूल कर लिया है मैंने कि मैं दोगला हूँ, मुनाफिक हूँ, बुज़दिल हूँ। गैरत बाकी नहीं रही मुझ में। तुम्हारी नज़र में मैं 2 कौड़ी का हो सकता हूँ, मगर ये सुन लो कि अब तुम्हारी वजह से मैं कम अज़ कम अपनी माँ को और मज़ीद धोखा नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। ज़रकाश के बिफरे बुलंद कतई लहजे पर दुराज सर से पैर तक सुलग उठी। मेरी वजह से क्या धोखा दिया है आपने अपनी माँ को? वो हलक के बल चीखी। जिन यतीम लड़कियों पर आपके घर वालों ने ज़िंदगी तंग की, जिनके सर से छत छीन ली, उन लड़कियों को सहारा देकर आपने धोखा दिया। अपने घर वालों के खौफ से उनसे छुपाकर आप सहारे के नाम पर मुझे खैरात देते रहे, जिसका सबूत आप अपने लिए जमा कर रहे हैं। मेरे सामने अब ये ढोंग मत करें कि मेरी वजह से आपने अपनी माँ को धोखा दिया। उस वक्त तो मैं आपकी ज़िम्मेदारी थी, जब बजिया और असद भाई मुझे अपने साथ रखना चाहते थे। अब मैं धोखा देने की वजह हो गई आपके लिए। तो आज मैं कई साल अपनी माँ से दूर रहा हूँ। मुझे किसी ऐसे काम के लिए मजबूर मत करो जो मुझे फिर उनसे दूर कर दे। उनसे अब दूर होना मेरे लिए मौत है। मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम भी मेरे साथ वही सब कर रही हो जो मेरे घर में मेरे साथ हो रहा है। मेरी माँ मेरा चेहरा तक नहीं देख रही, मेरी बहनें मुझसे कलाम नहीं कर रहीं, उस जगह रुकती नहीं जहाँ मैं मौजूद होता हूँ। ये अज़ियत मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम, उन सब का दर्द ही आपके दिल में जाग रहा है जो आपकी इज़्ज़त और हैसियत मिट्टी में मिला चुकी हैं। बाहर जाओ, मैं अब तुम्हारा एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रकाश मुश्तिल लहजे में मुश्किल ज़ब्त करता बोला। सच तो सुनना ही पड़ेगा। अपनी माँ से दूर आप उनकी वजह से हुए। आसाइशों और रुपये पैसे के लिए आपकी माँ ने ही आपको खुद से दूर किया। आज तक आप अपनी माँ के लिए, उनकी बाकी औलादों के लिए ही कुर्बानी दे रहे हैं और वो आपका खून पीते पीते नहीं थक रही हैं। तो राज, आखिरी बार कहता हूँ, अपनी बकवास बंद करो। पहली बार ज़रकाश की आवाज़ इस हद तक बुलंद थी कि दुराज की समात भी एक तो पल के लिए सुन हो गई थी। बकवास तो आपने की है मुझ पर। दुराज की बात अधूरी रह गई जब ज़रकाश एक झटके से उसका बाजू गिरफ्त में लेकर खींचता हुआ अपने कमरे से बाहर लाया और फिर मेन गेट की सिमत उसे धकेल दिया था। वह मुश्किल खुद को संभालती हुआ अपना तवाज़न बरकरार रख सकी थी। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम भी मत रखना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आग बरसाते लहजे में वो शोला बार नज़रों से उसे घूरता दहाड़ा और फिर पलटकर वापस कमरे की तरफ चला गया। चंद लम्हों तक सुन खड़ी वो सपाट चेहरे के साथ बंद होते दरवाजे को देखती रही। फिर तेज़ कदमों के साथ लाउंज तक आकर उसने टेबल से अपना बैग उठाकर खोला। अपार्टमेंट की जो दूसरी चाबियां ज़रकाश ने उसे दे रखी थी, उन चाबियों का गुच्छा निकालकर उसने ग्लास टेबल पर फेंका और फिर किसी भी जानिब देखे बगैर तेज़ी से अपार्टमेंट से निकलती चली गई। हैरत से उसने बॉयल अंडों के पीसेस और दूध के गिलास को देखा। कोई बहाना नहीं चलेगा, ये सब तुमने ख़त्म करना है। रात तक इतना तेज़ बुखार रहा है तुम्हें और अब तुमने बाथ लिया है तो ये ज़रूरी है। मुझे हौल उठ रहे हैं कि कहीं फिर तुम्हें बुखार ना हो जाए। उसके तासुरात भांप कर सहर ने कहा। मगर यह तो बहुत है, नाश्ता तो किया था मैंने। सुनाइशा ने इनकार करना चाहा। अल्लाह का खौफ करो लड़की, पर मुश्किल 2 स्लाइस लिए थे तुमने नाश्ते के नाम पर। ये खाने से इनकार किया तो मैं अर्श से तुम्हारी शिकायत करूँगी। बहुत डांट पड़ेगी फिर उससे। सहर मुस्कुराहट छुपाए उसे खबरदार कर रही थी जो अर्श के नाम पर उनकी जानिब देख नहीं सकी थी। अब आराम से बैठकर अपने साथ मेरे हनी को भी खिलाने की कोशिश करो। बेचैन हो रही है तुम्हारे पास आने के लिए। सहर मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची उसके हवाले करती किचन की सिमत चली गई। सुनाइशा का वास्ता पहली बार इतने छोटे बच्चे से पड़ा था। हनी को भी शायद बॉयल अंडों का जायका पसंद नहीं आ रहा था। वो ऐसे ऐसे अजीब मुँह बना रही थी कि सुनाइशा को बेसाख्ता उस पर प्यार आ गया। कुछ देर बाद सहर भी आकर उसके करीब बैठ गई थी। कल शायद अर्श के ज़ब्त की हद हो गई थी, इसीलिए तो इतनी ख़तरनाक बारिश में तुम्हारे लिए यहाँ आते हुए वो ये भी भूल गया कि वो शहराम से नाराज़ है। बोलते हुए सहर ने बगौर उसके सपाट तासुरात देखे। उसकी तबीयत भी नासाज है, सो रहा है अभी। जिब्रान ने मुझे ताकीद की थी कि उसे ना जगाऊं। तुम ही देख लो, बीमार तुम हो और तुम्हें तकलीफ़ में देखकर निढाल मेरा शहजादों जैसा देवर हो गया है। इतना हसास है वो तुम्हारे लिए। सहर के जताने पर जुनाइशा ने बस एक नज़र उनके मुस्कुराते चेहरे को देखा।
जुनाइशा, अर्श बेदार हो जाए, कुछ देर में शहराम भी आने वाले हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो वो तुम दोनों के सामने करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि शहराम की तरफ से तुम्हारा दिल किस हद तक ख़राब होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम तमाम तल्ख और मनफी बातों को एक तरफ करके ठंडे दिलो दिमाग से उनकी बात सुनोगी। फिर जो तुम कहना चाहो ज़रूर कहना। अब क्या बातें करना चाहते हैं आपके शोहर? वो सपाट लहजे में सहर से पूछने लगी। जो भी बात होगी तुम्हारे और अर्श के बेहतर मुस्तकबिल के हक़ में होगी। तुम्हें उनकी किसी बात से इख्तलाफ हो तो ज़रूर इख्तलाफ करना, बस ये यकीन रखना कि होगा वही जो तुम चाहोगी, जो अर्श चाहता है। सहर के यकीन दिलाने पर वो खामोश रही। टेरेस पर कदम रखते ही वाकई तबीयत खुशगवार सी हुई थी। नरम नरम चमकती धूप, खुला आसमान और खिला खिला सा मौसम आंखों को बहुत भला लग रहा था। हनी के मचलने पर जुनाइशा ने उसे गोद से उतारा तो वो लड़खड़ाते कदमों के साथ सामने पड़ी फुटबॉल की जानिब बढ़ गई। कुछ देर तक वो हनी की मासूम हरकत देखती रही और फिर टेरेस में चली आई। सामने वाले टेरेस पर जा बजा बेशुमार खुशरंग फूलों पौधों की बहार ने उसकी सारी तवज्जो खींच ली थी। तभी टेरेस पर आती रिजा पर उसकी निगाह पड़ी। रिजा के चेहरे पर अपने लिए दोस्ताना मुस्कुराहट देखकर उसका चौंकना फितरी था। कैसी हो तुम जुनाइशा, तबीयत ठीक है अब? रिजा के बेतकल्लुफ़ अंदाज ने उसे हैरान किया। मुझे आज सुबह ही शहराम भाई से तुम्हारे बारे में मालूम हुआ। वो मेरे कज़न हैं। उनकी ज़ोजा मोहतरमा भी मेरी कज़न ही लगती हैं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं कि वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ़ तुम्हारे कान भर के मुझसे लाताल्लुक़ रहने की तायीद करें, मगर यकीन करो मैं इतनी बुरी हरगिज़ नहीं जितना कि वो मुझे समझती हैं। रिजा मासूम सूरत बनाए बोली। क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरे बारे में आपको क्या बताया गया है? जुनाइशा ने सवाल किया। यही कि तुम अर्श की मनकूहा हो। वैसे अर्श के वालिदैन की पसंद लाजवाब है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। मैं बहुत खुश हूँ कि बिलाखिर अर्श तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो गया, रिजा ने कहा, जबकि जुनाइशा के लिए यकीन करना मुश्किल था कि शहराम ने उसका तारुफ अर्श की मनकूहा के तौर पर करवाया है। इससे पहले कि वो मज़ीद रिजा से कुछ पूछती, रिजा यकदम चुप होती जिब्रान के कमरे से टेरेस पर निकलते अर्श की तरफ मतवज्जा हो गई थी। उसकी नज़रों के ताक़ुब में जुनाइशा ने भी देखा। अगले ही पल वो चेहरे के बदलते तासुरात के साथ हंसी को भी भुलाए तेज़ कदमों से टेरेस से चली गई। अर्श को मौका ही नहीं मिला था उसे रोकने या पुकारने का। बुझे चेहरे के साथ वो अपनी तरफ आती हनी की तरफ मतवज्जा हो गया। अर्श, क्या फ़ायदा ऐसी पर्सनैलिटी का कि उसने दूसरी निगाह डालना तो दूर, रुकना तक गवारा ना किया। रिजा के शरारती लहजे पर वो बस कोफ्त से उसे देख कर रह गया। तो शीज़ा, सूरज तले तो ठहर गई पर तुम्हारे जलवों की ताप ना ला सकी। वैसे तुम हो बड़े छुपे रुस्तम, बताया क्यों नहीं कि तुम एक अदद मनकूहा भी रखते हो? रिजा ने खशमगी लहजे में शिकायत की। तुम्हें ये जिब्रान ने बताया है? अर्श ने दंग होकर पूछा। उसका नाम भी मत लेना, मुझे तो आज ही शहराम भाई ने जुनाइशा के बारे में सब बताया है। मैं अभी जुनाइशा से यही कह रही थी कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए जुनाइशा को पसंद करके ये साबित कर दिया कि उन दोनों की पसंद काबिल तारीफ़ है। वो ये भी बता रहे थे कि जुनाइशा को अब वो अपने ही घर से रुखसत करके तुम्हारे घर भेजेंगे। तुम्हें वाकई ये सब भाई ने बताया? अर्श पे यकीन सा हुआ। मेरा ख्याल है कि मैंने साफ तौर पर शहराम भाई का नाम ही लिया था। तुम इतने हैरान क्यों हो? रिजा को उसकी हैरत पर हैरानी हुई, मगर वो उसका सवाल अनसुनी किए हनी को उठाता टेरेस से चला गया। किचन से बाहर आती सहर उसे देखकर रुक गई। शुक्र है तुम जाग गए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। भाभी, जुनाइशा कहाँ है? मुझे उससे अभी बात करनी है। हनी को उनके हवाले करते उसने उजलत से पूछा। टेरेस पर नहीं तो कमरे में ही होगी। अब ज़्यादा वक्त ना लगाना उसे राज़ी करने में। मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना, सहर ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो मुकम्मल बात सुने बगैर ही तेज़ कदमों से हाल से निकल गया था। दीवार गिर आईने के सामने किसी सोच में गुम खड़ी वो धीरे धीरे अपने नम बालों में ब्रश फेर रही थी जब दरवाजे पर होती आहट ने उसे चौंकाया था। चंद लम्हों तक वो उसे सपाट नज़रों से देखती रही जो दहलीज पर खड़ा उसे इम्तिहान में डाल गया था। एक पल को सांस रोके खड़े अर्श को लगा कि वो उस पर चीख उठेगी, मगर अगले ही पल अर्श उसकी जानिब बढ़ने से रुक ना सका, जो चेहरा हाथों में छुपाए बेड के किनारे जा बैठी थी। जुनाइशा, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। जो चाहे सलूक करो, जितना बुरा भला कहना है कहो, मगर इस तरह रोकर खुद को अजियत में और मुझे अंगारों पर मत धकेलो। दर्ज दीदा नज़रों से अर्श उसे देख रहा था, जिसका नातवा वजूद खुश पत्ते की मानिंद काँप रहा था। मुझसे अब कुछ मत कहो, वही करो जो तुम्हारा नाम निहाद भाई चाहता है, और वही किया भी है तुमने, वो लरज़ते लहजे में बोली। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। कितनी आसानी से तुम मुझे यहाँ छोड़ गए, पलटकर ये तक नहीं देखा कि यहाँ मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं ज़िंदा भी हूँ या नहीं? एक मैं हूँ जो इतनी ज़िल्लत उठाने के बावजूद वहीं मौजूद हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गए थे। हर बार यही होता है, हर बार तुम मेरे सारे रास्ते बंद कर जाते हो।
मगर अब ऐसा नहीं होगा। मेरे साए तक भी नहीं पहुंच सकोगे तुम। ऐसा मत कहो तुम, पहले ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुनाइशा, मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे पीछे यहाँ इतना कुछ गलत हो जाएगा। मैं तो इस यकीन के साथ तुम्हें यहाँ छोड़ गया था कि तुम मेरे अपनों के दरमियान हो। तुम यहाँ किसी के लिए अजनबी नहीं थी। तुम्हारे लिए इस घर के हर फर्द पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था। मुझे लगा था कि मैं भाई के सामने से हट जाऊंगा और तुम उनके सामने रहोगी तो उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये सफाइयाँ मत दो। यहाँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। सुनाइशा का चेहरा ही नहीं, लहजा भी आग की तरह भड़क रहा था। हाँ, ये मैं कबूल करता हूँ। सारी ज़िंदगी अपनी इस लग़्ज़िश के लिए मेरा सर तुम्हारे सामने झुका रहेगा। दिल गिरफ्तगी से बोलता वो उसे देख रहा था, जो मुस्तकिल बरसते आंसुओं को रोकने की कोशिश करती उसकी जानिब देखना भी नहीं चाह रही थी। जो तकलीफ़ तुम्हें पहुंची है उससे ज़्यादा अजियत में मैं मुब्तला रहा हूँ। पहली बार भाई के सामने मेरी आवाज़ बुलंद हुई, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो गलत हैं। एहतजाजन मैंने इधर का रुख नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि मैं इसी तरह उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला सकता हूँ। सुनाइशा, वो अपनी गलती कबूल कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या मैं उनके साथ वही सलूक करूं कि उनके और मेरे दरमियान मौजूद इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक भी शर्मसार हो जाए? फिर सही और गलत में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई मेरे लिए कितना ही मोतबर क्यों ना हो, मैं किसी की मोहब्बतों और कुर्बानियों का कितना ही एहसानमंद क्यों ना रहा हूँ, मगर इस वजह से किसी को यह हक़ हासिल नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारी तहकीर करे। मैं इसकी इजाज़त किसी को नहीं दे सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आइंदा ऐसी किसी बात की नौबत मैं नहीं आने दूँगा। वो बड़े हैं, तुमसे शर्मिंदा हैं, उन्हें बस एक पहला और आखिरी मौका दे दो। उसके बाद मैं अपने लिए भी किसी चीज़ के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं अपने किसी ताल्लुक़ की वजह से कभी तुम्हारी हक तलफ़ी नहीं होने दूँगा। मेरा यकीन करो, जो तुम चाहोगे अब वही होगा। मेरी तरफ देखो सुनाइशा, तुम्हारी बेजारी, तुम्हारी बेअतबारी मेरा सांस लेना मुश्किल कर रही है। उसका ज़ख्मी लहजा, उसकी इल्तिजा पर सुनाइशा को अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। धुंधलाई नज़रों से उसने अर्श की जानिब देखा और फिर वही हुआ था। वो जानती थी कि कदमों में बैठा ये दुश्मन जहाँ आंखों के रास्ते फिर दिल में उतर आएगा और तमाम गिले शिकवों को दिल से निकाल फेंकेगा, और वो बस उसकी शहद रंग आंखों के सुनहरी पानियों में डूबती उभरती रह जाएगी। चंद लम्हों तक वो चुपचाप उसकी भीगी आंखों में यकटुक देखता रहा था। हम आज भी रोज़े अव्वल जैसे हैं। तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा की तरह बहुत बुरा हूँ। मुज़महल मध्यम लहजे में वो बोला और फिर सर झुका लिया। उसके नरम बालों की सुनहरी चमक दमक आज भी खैरा कुन थी। उनकी नरमी अपनी उंगलियों पर महसूस करने की ख्वाहिश सुनाइशा के दिल में आज भी उसी शिद्दत से जागी थी। उसके घुटनों से पेशानी टिकाए जादुई लम्स अपने बालों पर महसूस करता वो किसी और ही जहान में था। ये सुकून दुनिया भर की दौलत के इवज़ भी वो कहीं और से हासिल नहीं कर सकता था। तभी बाहर से उभरती शहर की पुकार पर सुनाइशा की उंगलियां सुनहरी लहरों पर साकित हुई थीं। गर्दन मोड़कर उसने खुले दरवाजे की सिमत देखा। शहर नज़र तो नहीं आई, मगर उनकी पुकार फिर सुनाई दी थी। सर उठाकर अर्श ने उसे देखा, जो जाना चाह रही थी, मगर उस वक्त तहय्युर ज़दा सी रह गई जब अर्श ने कुछ भी कहे बगैर उसका हाथ थाम कर जाने से रोक दिया। मैं यहीं हूँ, आप ज़रा आइए अंदर। सुनाइशा ने कोई जवाब तो शहर को देना ही था, मगर अर्श जिस तरह करंट खाकर उठता हुआ दूर हुआ था, बस एक निगाह उसकी शिकायती नज़रों पर डालती वो तेज़ी से दरवाजे की सिमत बढ़ गई थी। विजिटिंग रूम में मुस्तकिल इधर से उधर बेचैनी से चक्कर लगाता वो दुराज के इंतज़ार में था। उसके लिए यही गनीमत था कि वो यहाँ मिलने के लिए राज़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा था ज़रकाश को ये एहसास होने में कि वो गुस्से में क्या कुछ ऐसा कर गया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसी रात उसने दुराज को कॉल की थी, एक बार नहीं कई बार, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई थी, मगर दुराज ने उसकी कोई कॉल रिसीव ना की। ज़रकाश को उससे यही उम्मीद थी। सुबह का उजाला होते ही वो हॉस्टल पहुँच गया। उसे हैरत नहीं हुई थी जब दुराज ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। गुजरे 2 दिनों में ज़रकाश को खुद याद ना था कि उसने कितनी बार दुराज को कॉल्स की, कितनी बार हॉस्टल के चक्कर लगाए, मगर बेसूद। आज वो तहैया करके आया था कि अगर अब भी दुराज मिलने ना आई तो फिर उसके रूम तक खुद पहुंचने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। उसका सामना करना आसान ना था, मगर उसे देखे बगैर उसकी लाताल्लुकी की अजियत को सहना भी अब ज़रकाश के लिए नामुमकिन हो गया था। यकलख्त ज़रकाश के कदम ज़मीन में जकड़े थे। साकित नज़रों से वो उसके जर्द कुमलाए चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखें बहुत सुर्ख और मतवरम थीं। चेहरा हर तासुर से आ रही था जब वो 2 बड़े और भारी बैग्स पर मुश्किल संभाले अंदर आई और उन्हें टेबल के करीब रख दिया था। इन बैग्स में वो सारे तोहफे हैं जो आप मुझे देते रहे थे, और ये चेकबुक है। कल बैंक जाकर मैं अपने अकाउंट की सारी रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दूंगी। सर्द लहजे में कहते हुए वो उसकी जानिब नहीं देख रही थी, जो दंग नज़रों से उसे देखता उसकी जानिब बढ़ा। इतना आसान है तुम्हारे लिए सब कुछ वापस लौटाना, तो मेरा चैन सुकून भी वापस लौटा दो।
दे सकोगी? उसका रुख अपनी सिमत करता वो सुर्ख चेहरे के साथ बोला, आप सारी चीज़ें अभी चेक कर लें, जो कुछ वापस दे सकती थी वही दे सकती हूँ। आपके हर एहसान का कर्ज भी नहीं चुका सकती। आप भी मुझे अपने बाकी घर वालों की तरह एहसान फरामोश कह सकते हैं। खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें अब थप्पड़ मार दूंगा। सरकाश का लहजा अजियत से लर्ज रहा था तो राज के शानों के गिर्द उसके हाथों की गिरफ्त सख्त होती गई थी। ऐसा कोई हक अब आपको हासिल नहीं रहा, सारे हक आपने खुद खो दिए हैं, ख़त्म कर दिया है सब कुछ। कुछ ख़त्म नहीं हुआ दुराज, सरकाश फ़ौरन बोल उठा। मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपने साथ और तुम्हारे साथ क्या कर चुका हूँ, मगर तुम मेरे साथ चलो, अभी और इसी वक्त घर चलो। किस घर की बात कर रहे हैं आप? वही घर जहाँ से धक्के देकर आप मुझे निकाल चुके हैं। अपने शानों से उसके हाथ झटकती वो सुलग कर बोली, वही घर जो आपका है, जहाँ कोई मुकाम कोई हैसियत नहीं है। उस घर में ले जाना चाहते हैं आप मुझे? मैं इंसान हूँ, आपके घर का पालतू जानवर नहीं कि जिसे जब आप चाहेंगे धुतकार देंगे। बहुत हो चुकी आपकी बुज़दिली के खेल तमाशे। ये यूरोप नहीं है, अपने दिन रात रंगीन करने के लिए अब मेरा सहारा नहीं ले सकते आप। अब इससे आगे एक लफ्ज़ भी और मत कहना दुराज। सख्त लहजे में उसे वार्न करते सरकाश का चेहरा अंगारा हो गया था। कौन से दिन रात की रंगीनी का ताना दे रही हो? कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आने दिया मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान कि जिसमें खुद में सिमट जाने पर मजबूर हुई हो तुम। गर्म निगाह तक नहीं डाली कभी तुम पर, कभी तन्हाई में भी खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। खुद को क्या तुम्हें भी हदों तक महदूद रखता आया हूँ। अपने और मेरे ताल्लुक़ को यूँ रुसवा मत करो, मत गिराओ मुझे मेरी नज़रों में उस गुनाह के लिए जो मैंने किया ही नहीं। ज़ब्त की शिद्दत से ज़रकाश की आवाज़ घुट गई थी, चेहरा मुतगय्यर हो गया था, मगर दुराज की नज़रों में उसके लिए रत्ती बराबर भी रहम नहीं था। मुझे इस तरह मत देखो दुराज, मुझे माफ़ कर दो, मैं मर रहा हूँ। वो बुरी तरह टूटता बिल्कुल बेबस होता एतराफ़ कर रहा था। मार तो मुझे दिया है आपने, मुझे धुतकारते हुए आपने ये देखा था कि मैं ज़िंदा बची भी हूँ या नहीं। कहीं का नहीं छोड़ा आपने मुझे, ज़िंदा लाश बनकर रह गई हूँ। अजियत से चीखती वो मज़ीद अपने आंसुओं को ज़ब्त नहीं कर सकी। बहुत अजर सवाब कमा चुके हैं आप मुझ पर अपने सदकात खैरात निछावर करके। अब जाकर वही करें जो आपकी माँ बहनें चाहती हैं। आपके और उन सब के दरमियान मेरा ही वजूद कांटा बना हुआ था। निकाल तो दिया है आपने इस कांटे को अपनी ज़िंदगी से भी। मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा कभी सरे राह भी मेरा चेहरा देखें। मर चुकी हूँ मैं आपके लिए, अब बख्श दें मुझे। एक झटके से उसके सामने हाथ जोड़ती वो बिपरे लहजे में बोली और तेज़ी से जाने के लिए पलट भी जाती कि ज़रकाश उसका बाजू गिरफ्त में लेता वापस अपने रूबरू ना ले आता। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाकर रहूँगा दुराज। तुम जानती हो मेरे लिए मुश्किल नहीं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर भी तुम्हें साथ ले जाना। जलती आंखों से उसे देखता वो भींचे लहजे में बोला, हाँ मैं जानती हूँ आपका नाम मुकाम धन दौलत आपको सब कुछ कर गुजरने की इजाज़त देता है, मगर इज़्ज़त सिर्फ आपकी मीरास नहीं है। ज़बरदस्ती आप मुझे तो नहीं, अलबत्ता मेरी लाश यहाँ से ज़रूर ले जा सकते हैं। वो धीमे मगर भड़कते लहजे में बोली, इस सब की नौबत ही नहीं आएगी जब मेरा नामो निशान ही बाकी नहीं रहेगा। तुम मुझे हराम मौत मरने पर मजबूर कर रही हो तो फिर यूं ही सही। ऐसा कुछ था ज़रकाश के लहजे में कि वो उसकी सुर्ख आंखों में देखती सुन खड़ी रह गई। ज़रकाश ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। उसे सामने से हटाता वो तेज़ तेज़ कदमों से विजिटिंग रूम से बाहर निकल गया था। शहर की तकलीद में ड्राइंग रूम में आती वो एक निगाह भी शहराम की जानिब नहीं डालना चाहती थी, जो अर्श से बात करते एकदम खामोश हो गए थे। शहर के हमरा वो सोफ़े पर विराजमान हो गई। अपनी पेशानी पर उभरते नागवारी के तासुरात किसी से छुपाना चाहती भी नहीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शहराम उसकी तरफ मतवज्जा हुए, जो अपने हाथों पर नज़र जमाए बैठी थी। अब कैसी तबीयत है जुनाइशा? शहराम के सवालों पर वो यूं ही नज़र झुकाए बैठी रही जैसे शहराम उससे नहीं किसी और से मुखातिब हों। जुनाइशा, सहर ने कुछ कहना चाहा मगर शहराम ने उनको खामोश रहने का इशारा किया। देखो जुनाइशा, मुझे एहसास है कि मेरी तरफ से बहुत ज़्यादती हुई है। कम अज़ कम मेरी जानिब से ऐसा कोई अमल नहीं होना चाहिए था जो तुम्हारी और अर्श की दिल आज़ारी का सबब बनता। कि तुम भी जानती हो कि उस वक्त इश्तियाल में बात किस हद तक चली गई थी। मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ तुम्हारे बारे में कहा जो कि सब गलत था। जो कुछ मुझसे सरजद हुआ वो भी सरासर गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। मैंने जो शुरुआत की अब मैं ही उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। अर्श की मौजूदगी में ही तुम्हारे सामने अपनी गलतियों को कबूल कर रहा हूँ। तुम अर्श की वजह से नहीं बल्कि मुझे अपना भाई समझकर अजाला करने का एक मौका दो। मैं ज़िंदगी में कभी किसी के सामने इस हद तक शर्मसार नहीं हुआ जितना कि तुम्हारे सामने हूँ। मैं पूरी सच्चाई के साथ तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ करके तुम मुझे माफ़ कर दो। शहराम के संजीदा लहजे में भी नदामत थी। जुनाइशा ने एक निगाह उनकी तरफ देखा। नदामत और शर्मसारी के तासुरात उनके चेहरे पर भी वाज़े थे। मैं तुमसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि तुम तमाम तल्ख बातों को भुलाकर हम सबको कबूल करोगी। जहाँ तक तुम्हारे और अर्श के ताल्लुक़ की बात है तो कम अज़ कम उस मामले में मुझे कुछ कहने का हक़ हासिल नहीं।
مجھے یہ بہت دیر سے یاد آیا کہ عرش کی ماں یہ چاہتی تھی کہ تم عرش کی شریک حیات بنو۔ ان سے زیادہ بہتر فیصلہ عرش کے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہی تمہیں عرش سے منسلک کر گئیں تو کسی کو حق نہیں اعتراض کرنے کا۔ تمہارے اور عرش کے تعلق پر میں نے جو کچھ غلط کہا، میں اس سب کے لیے بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم ایک بار اپنے ظرف کو وسیع کر کے یہ کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا تو میرے دل سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گھر میں جس عزت اور مقام کی تم حقدار ہو وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ عرش سے پہلے یہ گھر اب تمہارا ہے۔ اگر تم اس گھر کو اپنا سمجھنے پر رضامند ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ خاموش ہو کر اب شہرام منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جو کچھ تذبذب میں مبتلا تھی۔ ایک نگاہ اس نے عرش کی سمت دیکھا جو بہت پر امید نظروں سے اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ سنائشہ، جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو، دل میں کوئی بات مت رکھو۔ تم جو کہو گی ہم سنیں گے، مت ہچکچاؤ۔ اس کے تذبذب کو بھانپ کر سحر نے نرم لہجے میں کہا، میرے دل میں جو کچھ تھا وہ سب تو میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں۔ غلطی صرف آپ کی نہیں ہے، میں بھی شریک رہی ہوں برابر کی۔ دھیمے لہجے میں وہ شہرام سے مخاطب ہوئی۔ دراج سے میرا تعلق بہت گہرا ہے۔ اس نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ سب کوئی اپنا بھی نہیں کر پاتا، مگر یہ میری غلطی ہے کہ میں آپ سب پر اس کے لگائے گئے الزامات پر خاموش رہی۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اسے نہیں روکا۔ عرش پر لگائے گئے اس کے الزامات پر خاموش رہ کر میں نے اور بھی زیادہ غلط کیا۔ میں بھی اپنی غلطیوں کو قبول کرتی ہوں۔ آپ معافی کی بات نہ کریں، میرا دل آپ سب کی طرف سے صاف ہے۔ سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ اسے واقعی شہرام کا اس طرح بار بار معافی کی بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ یعنی کہ تم یہ بات مانتی ہو کہ دراج نے ہم سب پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے؟ سحر نے پوچھا۔ جو سچ ہے وہ تو ماننا ہی پڑے گا، مگر وہ دل کی بری نہیں ہے، بہت جذباتی ہے۔ میری وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں بلکہ وہ محترمہ بہت زیادہ بول گئی ہیں۔ زبان کی جگہ دو دھاری تلوار ہے ان کے پاس۔ عرش درمیان میں جس طرح بولا تھا، سحر بے ساختہ ہنسی۔ اب وہ جیسی بھی ہے زنائشہ کی دوست ہے، تمہیں ہر صورت اس کی عزت کرنی ہوگی۔ ابھی جو اس کے بارے میں کہا وہ آئندہ مت کہنا۔ خاموش بیٹھی زنائشہ کے بدلتے تاثرات بھانپ کر شہرام نے فوراً عرش کو تاکید کی، جی بہتر، آئندہ تو میں خود اس کا ذکر تک نہیں سننا چاہتا۔ مسکراہٹ چھپائے وہ ایک پل کے لیے زنائشہ کی طرف متوجہ ہوا جو ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو تم دونوں کی موجودگی میں کرنا ضروری ہے، مگر یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں اپنا کوئی فیصلہ زبردستی تم پر مسلط کر رہا ہوں۔ مجھے تم دونوں کے آج کی بھی فکر ہے اور آنے والے کل کی بھی۔ جس قدر مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا تم دونوں نے کیا ہے، اس کے بعد یقیناً تم دونوں بھی یہی چاہو گے کہ اب جو زندگی تم دونوں شروع کرو وہ پرسکون اور کامیاب ہو۔ شہرام ایک پل کو رک کر عرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم زنائشہ کو اپنے ماں باپ کے گھر لے جانا چاہتے ہو، ظاہر ہے اس کے ساتھ تم نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے، اپنے اس گھر کو بھی آباد کرنا ہے، لیکن اگر تھوڑے تحمل کا مظاہرہ کرنے میں سب کی بہتری ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ شہرام کی بات پر وہ الجھا۔ میں سمجھا نہیں۔ حیرت سے اس نے سحر کو بھی دیکھا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ زنائشہ کو روایتی طریقے سے اس گھر سے رخصت ہونا چاہیے؟ سحر مسکراتے ہوئے بولی، سب جانتے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو، اس گھر کے فرد ہو، ہمارے پیچھے ایک پورا خاندان ہے، اور پھر ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس کے کچھ طور طریقے ہیں اور روایات کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے۔ زنائشہ کا اچانک تمہاری زندگی میں آنا ہمارے لیے حیران کن نہیں، مگر لوگ تو ہم سے سوال کریں گے زنائشہ کے حوالے سے۔ ایک ایک کے سامنے نہ میں جواب دینا چاہوں گا نہ تم سب کو تفصیل بتاؤ گے۔ تمہارا اور زنائشہ کا تعلق کب، کیسے، کن حالات میں استوار ہوا، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن لوگ تو تجسس میں رہیں گے، لہٰذا اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ رسم و رواج کے مطابق زنائشہ تمہاری زندگی میں سب کی نظروں کے سامنے شامل ہوگی تو یہ اس کے لیے بھی ایک اعزاز ہوگا اور یہ اس اعزاز کی مستحق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ تم اسے سب کے سامنے اپناؤ۔ شہرام بول رہے تھے جبکہ زنائشہ بغور ان کو سنتی ورتائے حیرت میں تھی۔ اس سب کے بارے میں تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تمہارے اور زنائشہ کی شادی ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کہیں کوئی کمی نہ رہے۔ تم ہمیں بھی ارمان اور خوشی پوری کرنے کا موقع دو۔ اس شادی میں میں پورے خاندان کو، تمام دوست احباب کو مدعو کروں گا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران زنائشہ کو بھی ہم سب میں اور اس گھر کے ماحول میں گھلنے ملنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک طویل عرصہ اس نے ہاسٹل میں گزارا ہے، اسے اب فوراً گھر گرہستی کی ذمہ داریوں میں الجھا دینا مناسب نہیں ہے۔ اسے کچھ وقت اپنے لیے بھی ملنا چاہیے۔ اس گھر میں فکر اور ذمہ داری سے آزاد رہ کر اسے سمجھنے کا موقع ملے گا کہ ایک خاندان کے درمیان کس طرح رہنا چاہیے۔ ایک خاندان کے ساتھ چلنے کا اعتماد اس میں بڑھے گا۔ آگے تو اس نے وہی مشرقی اقدار اور روایتی انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر میری کوئی بات غلط ہے تو تم مجھے بتاؤ، شہرام نے عرش سے پوچھا۔ نہیں، آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، وہ یہی کہہ سکا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، روایات کی پاسداری میں کوئی حرج نہیں۔
आप तो मुझे सादगी से रुखसत करवा लाए थे, मगर अर्श और जिब्रान की शादी पूरी धूमधाम से होगी। सहर फ़ौरन शहराम को जताकर अर्श की तरफ मतवज्जा हुई। अर्श, शादी एक ही बार होती है, हर लड़की की तरह सुनाइशा के कुछ अरमान, कुछ ख्वाब होंगे, उनको भी पूरा होना चाहिए। माँ बाप नहीं, मगर मैं और शहराम तो मौजूद हैं। पूरी सज धज से दुल्हन बनाकर धूमधाम से रुखसत करेंगे हम इसे। सहर ने मोहब्बत से जुनाइशा को साथ लगाकर कहा, जबकि जुनाइशा के चेहरे पर बिखरते गुलाल देखकर अर्श बौखलाया था। कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे शादी की तैयारी में, किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। सहर ने कतई लहजे में जैसे अर्श को जताया। जुनाइशा, तुम बताओ, तैयारी के लिए इतना अरसा काफ़ी रहेगा? सहर के सवाल पर वो क्या कहती, बमुश्किल सर हिलाकर रह गई। अब ये मामला खालिस्तन ख़वातीन का है, फिर भी तैयारी जल्द से जल्द मुकम्मल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, शहराम ने सहर से कहा। अब सारी बातें तुम दोनों के सामने हैं, आपस में मशवरा करो। किसी चीज़ पर कोई एतराज़ हो तो बताओ मुझे, मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। बात मुकम्मल करके शहराम के साथ सहर भी अपनी जगह से उठ गई। ड्राइंग रूम में वो दोनों ही रह गए थे। अर्श तेज़ी से उठकर जुनाइशा की तरफ आया। 3-4 माह अहमियत रखते हैं जुनाइशा, मुझे इस पर शदीद एतराज़ है, मगर शादी की तैयारी में इतना वक्त तो लग ही सकता है। उसके परेशान तासुरात देखती वो इत्मीनान से गोया हुई। यानी तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं? अर्श दंग हुआ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे दुल्हन बनना है, वो भी सज धज कर और धूमधाम से रुखसत होकर तुम्हारी ज़िंदगी में आना है। फ़ौरन ही वो अबरू चढ़ाकर जिस तरह मुस्कुराते हुए बोली थी, यकलखती अर्श की झंझलाहट और कोफ्त कहीं दूर भाग गई थी। जुनाइशा के चेहरे पर दमकती खुशी और अलवही मुस्कुराहट काफ़ी थी राज़ी बरज़ा होने के लिए। चलो, इस दुल्हन ने ही सारा काम कर दिया, उसके चेहरे से निगाह हटाता वो खशूनत से बोला, जबकि जुनाइशा मुस्कुराहट छुपाती अनसुनी कर गई थी। मेन गेट के बाहर गाड़ी रोककर वो रिजाब की तरफ मतवज्जा हुआ। घर तक चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। अगर जुनाइशा का सामना करने की हिम्मत है तो ज़रूर साथ चलो। रिजाब ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। रिजाब, उससे मिलकर ये ज़रूर जानने की कोशिश करना कि वो यहाँ खुश भी है या नहीं। पता नहीं वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई है या जबरन। ज़र्क बुझे लहजे में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह जायज़ा भी लूँगी सबका और जुनाइशा से घुलने मिलने की कोशिश आज से ही शुरू कर दूँगी। मगर मैं तुमसे यही कहूँगी कि अब तुम खुद अर्श से मिलकर जुनाइशा के बारे में बात करो। उससे कहो कि वो जो कहता रहा है अब उस पर अमल भी करे। जुनाइशा के पास ले जाए या जुनाइशा को तुम्हारे तक ले आए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो बिला वजह तुम्हें जुनाइशा से दूर रखना चाहेगा। शायद वो किसी मुनासिब मौका का इंतज़ार कर रहा हो। रिजाब के कहने पर ज़र्क खामोश रहा। ये कितना अजीब इत्तेफाक है। पहली बार अपने घर पर शहराम भाई और उनकी बीवी से मिलते हुए वहम गुमान में भी ना था कि मेरे माजी से उनका इतना गहरा ताल्लुक़ निकल आएगा। एक पल को रुककर उसने ज़र्क की हैरान नज़रों में देखा। मेरा मतलब है कि हमारे माजी से। तुम्हारे माजी से मेरा ताल्लुक़ भी तो जुड़ा है, और तुम्हारे तवज्जुद से जुनाइशा से भी। कड़ी से कड़ी मिलने की देर है, बस सिरा मिल ही जाता है। कभी गौर करने बैठो तो लगता है पूरी ज़िंदगी इत्तफाकात और मौजज़ात से भरी है। स्क्रीन के पार गैर मरई शय को तकती वो अजीब लहजे में बोली। इस वक्त वो शहर के साथ ही कमरे में थी। ग्लास विंडो से दूर वसी समंदर की ऊंची लहरों का नज़ारा करना उसे अच्छा लग रहा था। शुक्र है तुम्हारा कमरा मुकम्मल सेट हो गया। शहर की आवाज़ पर वो पलटकर उनकी तरफ मतवज्जा हुई। आप थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लें। शहर के करीब ही बेड के किनारे बैठते हुए बोली। नहीं, थकन कैसी, सब कुछ तो यहाँ दुरुस्त था, बस एक बेड का ही इजाफा करना था। सो वो काम सुबह ही जिब्रान कर गया था। पता है, ये कमरा शहराम ने अपने लिए मख्तस किया था, अपने साथ अलग थलग कुछ वक्त गुजारने के लिए। सबका दाखिला यहाँ ममनू था, मगर कल उन्होंने खुद ही कहा कि ये कमरा जुनाइशा के लिए सेट कर दो। बच्चों के कमरे में उसे परेशानी होती होगी। अब ये कमरा हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। यहाँ प्राइवेसी भी मिलेगी, कोई तंग नहीं करेगा, अर्श भी नहीं। शहर की बात पर वो मुस्कुराई, तभी डोर बेल ने दोनों को चौंका दिया। इस वक्त कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ। शहर कहती हुई कमरे से निकल गई कि गेट पर हिजाब का इस्तकबाल करते हुए शहर खुशगवार हैरत से 2-4 हुई। तुमने 5 बजे का वक्त दिया था और अभी तो 4 भी नहीं बजे, मगर बहुत अच्छा किया जल्दी आकर। शहर उसे लाउंज की तरफ लेकर आती खुश दिली से बोली। मैं घर में यूं ही बोर हो रही थी। ज़र्क ऑफिस से किसी काम के सिलसिले में घर आया तो सोचा मौका से फ़ायदा उठा लूँ, आपसे कुछ बातें ही हो जाएंगी। बहुत अच्छा किया तुमने आकर, और ज़र्क को नीचे से ही क्यों जाने दिया, साथ ले आती। ऑफिस टाइमिंग में वो मुझे यहाँ पहुँचा गया, यही गनीमत है। आप ये बताएं, बेवक्त आकर मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई ख़ास काम भी नहीं कर रही थी। तुम ये बताओ, निदा कैसी हैं? वो ठीक है। ये इतनी खामोशी क्यों है घर में? बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे। मतलाशी निगाहें अतराफ़ में दौड़ाते हुए मुश्किल हो रही थी रिजाब के लिए सब्र करना। बच्चे सो रहे हैं इसलिए तुम्हें सन्नाटा लग रहा है, वरना मेरे लिए तो ये वक्त बहुत पुरसकून होता है।
कहते हुए सहर लाउंज की तरफ आती जुनाइशा की सिमत मुतवज्जा हुई, जबकि रिजाब के लिए नामुमकिन था उस पर से निगाह हटाना, जो करीब आती कुछ हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रही थी। आओ जुनाइशा, सहर ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब ही बिठा लिया। ये रिजाब हैं, शहराम के बहुत अजीज़ दोस्त की बहन, और अब तो ये हसन और हुसैन की ट्यूटर भी बन गई हैं। वैसे बाई प्रोफेशन ये डेंटिस्ट हैं। सहर के तारुफ करवाने के दौरान रिजाब ने बहुत अपनायत से मुस्कुराते हुए जुनाइशा को देखा। और रिजाब, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है। सहर ने मुख्तसर सा तारुफ करवाया जुनाइशा का। रिजाब की सारी तवज्जो उस पर ही मरकूज थी। हालांकि जुनाइशा काफ़ी पुरतकल्लुफ़ नज़र आ रही थी। रिजाब की गर्म जोशी पर भी कुछ बातों के बाद सहर चाय के इरादे से उन दोनों के दरमियान से उठ गई। क्या मसरूफियात हैं जुनाइशा, पढ़ती हो या कोई जॉब वगैरह? बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ रिजाब नहीं किया। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करती, जुनाइशा खजल सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मगर फ़रागत में कोई मनपसंद मशगला तो ज़रूर होगा तुम्हारा, जैसा कि मेरा मशगला है अच्छी किताबें जमा करना और उनको पढ़ना। मुझे भी किताबें पढ़ना पसंद है। गुड, तो कैसी किताबें पढ़ना पसंद है तुम्हें? रिजाब ने दिलचस्पी से पूछा। शायरी अच्छी लगती है मुझे, पर आज तक मुझे कोई कता ज़ुबानी याद नहीं हुआ। जुनाइशा की साफ गोई पर वो बेसाख्ता हंस दी। क्लासिक शायरी से तो मुझे लगाव है, मगर चंद एक शोरा के सिवा किसी को ज़्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन तुमसे मालूमात मुझे ज़रूर मिल जाएंगी। एक फ़ेस्टिवल शुरू होने वाला है, तुम चाहो तो मेरे साथ चलना, बल्कि तुम मुझे अभी अपना पर्सनल नंबर दो। रिजाब ने लम्हे की देर किए बगैर बैग से अपना फ़ोन निकाला। जब भी फेस्टिवल शुरू हुआ मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म करूँगी, मगर अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, जुनाइशा शर्मिंदा होती बोली। दरअसल कुछ दिन मेरा फ़ोन ऑफ रहा, मगर अब वो ऑन नहीं हो रहा, ख़राबी हो गई है गालिबन। कोई बात नहीं, वैसे तो अब हमारी मुलाकात रहेगी, अगर तुम यहीं हो तो। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, बगौर उसे देखते हुए रिजाब ने कहा। मुझे भी, जुनाइशा मुस्कुराई। मैं भाभी को बुलाती हूँ, वो एकदम ही कहती उठ खड़ी हुई। रिजाब को अंदाज़ा तो हो गया था कि जुनाइशा को उसका पहली ही मुलाकात में यूँ बेतकल्लुफ़ होना अजीब लगा है। जुनाइशा के आंखों से ओझल होने के बाद वो अपनी जगह से उठी। ग्लास विंडोज़ की जानिब बढ़ते हुए उसने ज़र्क को कॉल की। तुमने देखा उसे? उससे बात हुई तुम्हारी? कैसी है वो? ज़र्क एक ही सांस में कई सवाल कर गया था। वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उससे ही बातें कर रही थी। सहर भाभी ने बस सरसरी तौर पर उसे अपनी बहन कहकर मुझसे मुतारफ़ करवाया है। तुम्हें क्या लग रहा है, वो वहाँ खुश है? बज़ाहिर तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल और मुतमईन दिखाई दे रही है। अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकती, पहली मुलाकात में ही वो मुझसे बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकी। फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान भी रिजाब की नज़रें रंग बिरंग फूलों से सजे टेरेस पर थी। टेरेस पर मौजूद रिजा उसकी नज़रों से गाफिल नहीं रह सकती थी। ना ही दरमियानी फासला इतना था कि वो रिजाब को पहचान न सकती। उसे मुस्तकिल अपनी तरफ मतवज्जा देखकर सही मानों में रिजा का खून खुश्क हुआ था। उजलत में पौधों को पानी देकर टेरेस से गायब होने में उसने देर नहीं लगाई थी। मेन गेट पर होती दस्तक ने उसे चौंकाया। उसे हैरत हुई कि आने वाले ने कॉल बेल क्यों ना दी। अंदर से किसी के आने का इंतज़ार किए बगैर वो खुद गेट की सिमत बढ़ गई। आने वाले के लिए घर में उसकी मौजूदगी गैर मतवक्का ना भी होती तो भी उसके चेहरे का रंग यूं ही उड़ना था। सपाट नज़रों से जिब्रान को देखते हुए उसने फ़ौरन ही एक तरफ हटकर रास्ता नहीं दिया। जो बेहिस्सो हरकत खड़ा उसकी जानिब नहीं देख सका था। कुछ तवक्कुफ़ के बाद रिजाब ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जिब्रान का हलक खुश्क हो गया था। हालांकि उसने चाहा था कि पलटकर दूर भाग जाए, मगर वो जानता था कि फ़रार का कोई रास्ता खुला होता भी तो वो उससे दूर नहीं भाग सकता था। निगाह उठाए बगैर अंदर दाखिल होते हुए यकदम उसे रुकना पड़ा। रास्ते में हायल होते रिजाब के हाथ ने उसके कदम ज़मीन से जकड़ दिए थे। क्यों? अपने गुनाह निगाह उठाकर देखे नहीं जाते? शर्म महसूस होती है अपने चलते फिरते गुनाहों पर। उसके काटदार लहजे पर किसी पत्थर की तरह साकत जिब्रान की नज़रें नाकाबिले बर्दाश्त बोझ से झुकी हुई थी। सरेआम किसी इंसान को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले अपने घर की चार दीवारी में शायद इतने ही मासूम और बेज़रर नज़र आते हैं जैसे कि तुम इस वक्त नज़र आ रहे हो। दुनिया को धोखा देते रहो, मगर मेरे सामने खुद को पारसा साबित करने की कोशिश मत करो। अब तो मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो और मुझे भी बताओ कि तुम अपने इरादों में किस हद तक कामयाब हुए थे। देखो मुझे। हुर्राते हुए वो उसके करीब हुई। जिब्रान का दम घुटने की हद तक पहुँच चुका था। तेजी से उससे बचकर निकलने की कोशिश में वो उससे टकराया भी था, मगर रुक नहीं सका था। उसी लम्हे रिजाब की निगाह लाउंज की तरफ आती सहर तक गई। वो बस यही देख सकी थी कि जिब्रान अपने कमरे में जा रहा था। वो जब भी इस वक्त घर आता है तो कॉल बेल नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे इस वक्त सो रहे होते हैं, उनकी नींद ख़राब ना हो। सहर उससे मुखातिब हुई जो ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उनकी बात तवज्जो से नहीं सुन पाई थी। खुद को मेरे लिए मार देने की बात करके अब उसने तुम्हें यह देखने के लिए क्यों भेजा है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं? अमान से नज़र मिलाए बगैर वो बिखरे लहजे में पूछ रहा था। सरकाश, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? उसे अब और क्या करना चाहिए?
तुम उसे अपने घर से निकाल चुके हो, तो अब वो क्या उस दिन का भी इंतज़ार करे जब तुम भी अपने घर वालों की तरफ उससे नफ़रत का इजहार करोगे? मैं उससे नफ़रत कैसे कर सकता हूँ? उसका कोई फ़ेल मेरे दिल से उसकी इज़्ज़त ख़त्म नहीं कर सकता, ना मोहब्बत। ज़रकाश दरमियान में बोला। जो सलूक तुम उसके साथ कर चुके हो, उसके बाद भी तुम इज़्ज़त और मोहब्बत की बात कर रहे हो। जिसे तुम अपनी इज़्ज़त कहते रहे हो, उसे अपने घर से निकाल सकते हो, तो नफ़रत बेदार होने में क्या देर लगेगी? अमान के लहजे से गुस्सा झलक रहा था। गलत किया है मैंने, मुझे अंदाज़ा है कि मैंने अपने और दुराज के ताल्लुक़ को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है, मगर ये तुम भी जानते हो कि मैं इस वक्त किस किस्म के दबाव में था। मैं इस तकरार को ख़त्म करना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, उसे वार्न भी किया था, लेकिन ना वो खुद मेरे सामने से हट रही थी, ना मुझे हटने दे रही थी। वो तकरार मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं भी गुस्से में बेकाबू हो सकता हूँ। मैं उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। ये ज़्यादा बेहतर होता अगर तुम सिर्फ़ एक थप्पड़ पर इक्तफ़ा कर लेते, बाद में माफ़ी मांग लेते। अभी भी तुम माफ़ी मांग रहे हो, हॉस्टल के चक्कर लगा रहे हो। क्या हासिल हो रहा है? मामला इस नहज पर पहुँच गया है कि वो सब कुछ ख़त्म कर देने पर बज़िद है। अमान के शदीद नागवार लहजे को सुनता वो बस खामोश रहा था। तुम आखिर कब तक उसे अपने एहसानों तले दबा कर रखोगे? अब इस मुकाम पर आकर भी तुम जिस ताल्लुक़ को दुनिया के सामने अपनाने से हिचकिचा रहे हो, तो राज कहाँ तक इस ताल्लुक़ का बोझ ढोकर नफ़रतें और ज़िल्लत समेटती रहेगी? अब भी अगर तुम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करने के काबिल नहीं हो, तो अपनी तरफ से भी सब ख़त्म करके वहीं शादी करके घर आबाद करो, जहाँ तुम्हारे घर में सब राज़ी और खुश हों। सारा मसला तुम्हारी माँ, भाई, बहनों की रज़ा और खुशी का है, तो फिर डाल तो तुम भी दुराज पर मिट्टी। कहाँ तक उसकी ज़िम्मेदारी उठाओगे? अमान, तुम दोस्त होकर मुझे खाई में कूदने का मशवरा दे रहे हो। तुम जानते हो दुराज मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। बुलंद आवाज़ में कहते ज़रकाश का चेहरा सुर्ख हो गया था। ठीक है, अब यही बात तुम आंटी के सामने जाकर कहो और तहैया करके जाना कि उनको राज़ी करके दम लेना है, तब तक उनके कदमों से ना उठना। अमान, वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, ज़रकाश ने याद दिलाया। मगर तुम्हें तो उसका नाम लेने से नहीं रोका उन्होंने। अमान के कहने पर वो कुछ बोल नहीं सका। ज़रकाश, तुम एक बहुत फरमाबरदार और अच्छे बेटे हो, ये बात मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ जानती हैं। वो जानती हैं कि तुमने उनके लिए और उनकी बाकी औलादों के लिए क्या कुछ कुर्बान किया है। मसला ये नहीं है कि वो तुम्हारी नहीं मान सकती, मसला सारा ये है कि तुम्हें उनसे अपनी बात मनवाना ही नहीं आता। तुम्हारे लिए उनकी रजामंदी हासिल करना अहम है। सारा भरम, सारा ज़ौम और अना एक तरफ रख कर उनके पास जाओ, सिर्फ उनकी औलाद बनकर। वो राज़ी ना हो तो कहना, और हाँ, ख्याल रखना कि जब तुम उनसे बात करो तो आसपास कोई ना हो, ना ही इस बात की कानों कान खबर तुम्हारे भाई बहनों को हो। सिर्फ अपनी माँ से गर्ज रखो, बाकी सब वही संभाल लेंगी। अमान की तायद को वो बहुत अच्छी तरह समझ गया था। ज़र्क के नाम पर तो गौर किया ही नहीं था। मुलाकात एक बार ज़रूर हुई उससे, मगर मेरे वहमो गुमान में भी ना था। शहराम हैरत और ताज्जुब से जिब्रान से मुखातिब हुए। क्या रिजाब और बाकी सब भी इस हकीकत से वाकिफ़ हैं? सहर ने पूछा। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मगर जुनाइशा की हर चीज़ से वाकिफ़ होने से पहले हमें अनजान बनना होगा इस सच से, जिब्रान ने कहा। मैं अर्श से बात करता हूँ, जुनाइशा को मज़ीद ज़र्क से बेखबर रखना ठीक नहीं, शहराम बोले। वैसे मुझे यकीन है कि रिजाब सब कुछ जानती है। वो जिस अपनायत के साथ जुनाइशा से बातें कर रही थी, उससे तो यही लगता है। सहर पुर यकीन लहजे में बोली और फिर लाउंज से उठकर हाल की तरफ आ गई, जहाँ जुनाइशा टेबल पर प्लेटें लगा रही थी। जुनाइशा, मैं ये सब कर लेती, तुमने क्यों जहमत की? कोई बात नहीं भाभी, मैं यहाँ मेहमान तो नहीं हूँ, और फिर मेरे इतने मददगार भी तो मौजूद हैं, कोई जहमत नहीं होती। जुनाइशा ने मुस्कुराते हुए हसन और हुसैन की तरफ इशारा किया। हाँ, वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, आने की खूब मदद हो रही है, माँ के लिए कभी हमदर्दी नहीं जागी। सहर ने खश्मगी नज़रों से दोनों बच्चों को देखा, तभी वहाँ शहराम और जिब्रान भी आ गए। अर्श कहाँ गायब है? कॉल करो उसे, कम से कम खाने के वक्त तो घर आना चाहिए, शहराम नाराज़गी से बोले। भाई, मेरे ख्याल से तो उसे अब सुबह शाम ही घर में नज़र आना चाहिए। जिब्रान के शरारती लहजे पर सहर ने बेसाख्ता हंसते हुए जुनाइशा के झींपे तासुरात देखे। ज़रकाश से मुलाकात हुई थी आपकी? सहर ने अचानक ही पूछा। नहीं, क्यों, क्या हुआ? सवालिया निगाह शहराम ने जुनाइशा पर भी डाली। उससे दुराज की खैरियत दरियाफ्त करनी थी। दरअसल भाभी, किस तेज़ तरार खातून का जिक्र कर दिया आपने, जिब्रान दरमियान में बोला। बुरी बात है, दोस्त है वो जुनाइशा की, तुम्हें याद रखना चाहिए, शहराम ने काफ़ी नागवारी से उसे टोका। आई एम सॉरी जुनाइशा, जिब्रान ने फ़ौरन शर्मिंदा होकर माजरत की। जुनाइशा उससे मिलने हॉस्टल जाना चाहती है, शायद वो किसी मुश्किल में है। फ़ोन पर भी वो जुनाइशा से ठीक तरह बात नहीं कर सकी, इसलिए ये काफ़ी परेशान है दुराज के लिए। सहर के तफसील बताने पर शहराम ने चौंक कर जुनाइशा के बेहद संजीदा तासुरात देखे। ऐसा तो नहीं कि ज़रकाश और दुराज के दरमियान तुम्हारी और अर्श की वजह से कोई बहस हो गई हो? शहराम ने तशवीश से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ होता तो मुझे अंदाज़ा हो जाता, मसला कोई ज़ाती है जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। जुनाइशा काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी।
अगर ऐसा है तो अभी खाने से फारिग होकर चलो हॉस्टल। अब जाऊंगी तो ज़्यादा देर ठहर नहीं सकूंगी क्योंकि रात का वक्त है। ठीक है, फिर तो सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा। वापस जब आना हो तो कॉल कर देना, जिब्रान पहुंच जाएगा हॉस्टल, शहराम ने कहा। वो अस्बात में सर हिलाते हुए दुराज की तरफ से फिक्रमंद नजर आ रही थी। दूसरी तरफ अर्श भी सुबह से न जाने कहाँ मसरूफ़ था। दिल हर तरफ से ख़राब और परेशान था। सहर और बच्चों के दरमियान भी उसका ध्यान दुराज की तरफ से हट नहीं पा रहा था। सहर बच्चों को सुलाने उनके कमरे में ले गई तो वह उनके ही इंतज़ार में लाउंज में बैठी टीवी स्क्रीन की तरफ मतवज्जा थी। कुछ देर गुजरी थी जब उसने जिब्रान को अपनी सिमत आते देखा। सुनाइशा, ये फ़ोन तुम्हारे लिए अर्श ने भेजा है। मैं पहले ही देता, लेकिन फिर सोचा भाई भाभी के सामने ये लेते हुए तुम्हें अजीब ना लगे। अर्श गुस्सा कर रहा है कि अब तक तुम्हें फ़ोन क्यों ना दिया। अब तुम ये फ़ोन ऑन करके उससे बात करो। मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। सुनाइशा के इनकार ने जिब्रान को हैरान कर दिया। मगर क्यों? बस नहीं चाहिए, ये तुम उसे वापस कर देना, कतई अंदाज में कहकर सोफे से उठती वो तेज़ कदमों से लाउंज से निकल गई। वो ग्लास विंडो के करीब खड़ी और समंदरों की झागदार लहरों से ही तारीकी में उनकी बुलंदी का अंदाज़ा लगा रही थी। सोचों का धारा दुराज की तरफ था। उसके लहजे की शिकस्तगी और उसका दिल बर्दाश्ता होना गैर मामूली नहीं था। उसे यकीन था कि ज़रकाश की तरफ से दुराज को कोई संगीन किस्म की ठेस पहुंची है। उसे ऐसी उम्मीद ज़रकाश से बिल्कुल नहीं थी। सब कुछ जानने के लिए उसका दुराज से मिलना ज़रूरी था और सबसे बढ़कर यह कि दुराज को उसकी ज़रूरत थी। सुबह का इंतज़ार उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लगता तो यूँ था कि रात आंखों में गुजर जाएगी, मगर अर्श के इंतज़ार में कुड़ते और दुराज के लिए सोचते सोचते थक कर जब उसने तकिए पर सर रखा तो नींद कब मेहरबान हुई पता ही ना चला। मुसलसल होती दस्तक ने उसकी नींद में खलल डाला था। तेज़ी से उठकर उसने जब विंडो से पर्दा हटाकर देखा तो दिल महसूस कर रह गई। मौका भी नहीं मिला अर्श को पुकारने का। एक झलक ही नज़र आई थी उसकी। यकीनन वो मायूस होकर वापस चला गया था। वो इसी तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल आई। रात के 2 बज रहे थे। लाउंज में सन्नाटा ही था, मगर टेरेस के खुले दरवाजे को देखकर वो उसी सिमत चली आई। तवक्का के ऐन मुताबिक वो टेरेस में बाउंड्री के करीब ही झुका नजर आया। खशमगी नज़रों से उसकी पुश्त को घूरती वो करीब गई और उसके शाने पर हाथ रखकर अपनी तरफ पलटने पर मजबूर कर दिया। फ़ोन क्यों नहीं लिया जिब्रान से? मैंने ही भेजा था और मैं तुमसे बात करना चाहता था। गुस्से में फ़ोन नहीं लिया। एक तो मैं पहले ही परेशान थी और फिर तुम भी सुबह से गायब थे। बात होती तो मैं वजह बताता। तुम परेशान क्यों थी पहले ये बताओ। दुराज की वजह से। कोई हैरत नहीं मुझे, उसका काम ही सबको परेशान करना है। अर्श के नागवार लहजे पर जुनाइशा चौंकी। अर्श, जिस तरह मैंने तुम्हारी खातिर हर तल्ख बात को दरगुजर कर दिया है, क्या तुम मेरे लिए दुराज की तल्ख बातें नहीं भुला सकते? जुनाइशा के सवाल पर अर्श बस उसे देखा और कहा कुछ नहीं। ठीक है, फिर मेरा मज़ीद कुछ कहना बेकार है, सर्द लहजे में कहती वो इससे पहले कि जाने के लिए कदम उठाती। अर्श ने उसका रास्ता रोक लिया। जुनाइशा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी खातिर क्या कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दुराज और ज़रकाश की अहमियत तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल वही है जो इस घर के अफराद की अहमियत मेरी ज़िंदगी में है। मुझे हर हाल में उन दोनों की इज्जत करनी है। अब बताओ क्यों परेशान हो दुराज की वजह से? उसने गहरी संजीदगी से पूछा। ज़रकाश और उसके दरमियान कोई मसला हुआ है। चाहूँगी तो इस हकीकत से पर्दा हटेगा। फिर तो ज़रूर जाना चाहिए तुम्हें। कल ही चलो मेरे साथ। वो फ़ौरन बोला। शहराम भाई ये जिम्मेदारी ले चुके हैं। सुबह हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे वो मुझे। क्या वाकई? भाई ने खुद कहा? आश ने हैरत से उसे देखा जो इस बात में सर हिला रही थी। तो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल से पिक कर लूँगा। ये जिम्मेदारी शहराम भाई ने जिब्रान को दे दी है, बेफिक्र रहो। जुनाइशा ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। तो मैं यहाँ किस लिए मौजूद हूँ? वो ज़िद हुआ। सिर्फ इंतज़ार करने के लिए। जुनाइशा धीरे से हंस दी। मुझे इंतज़ार की सूली चढ़ाने वालों में तुम भी शामिल हो। खैर, मैं भी खामोशी से जुल्म सहने वाला नहीं। जिब्रान को मरना नहीं है मेरे हाथों। बस मैं ही पिक करूँगा तुम्हें। अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे हॉस्टल से कहीं और ले जाने की कोशिश मत करना। वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। तुम कोशिश की बात कर रही हो, मैं तो पूरा इरादा कर चुका हूँ। अर्श के कतई लहजे पर वो बेसाख्ता हंसती। बाहर फैली तारीकी में लहराते साए से निगाहें हटाती सिबका मगमूम सी वापस अपने कमरे में आ गई। ज़रकाश से बेशक वो बहुत नाराज़ थी, मगर आखिर कब तक उससे लाताल्लुक़ रह सकती थी। वो देख रही थी कि जब से शिजरा बच्चों को लेकर ज़रकाश की गैर मौजूदगी में उसे अपने जाने की खबर दिए बगैर वापस गई थी, ज़रकाश तब से ही बिल्कुल खामोश और गुमसुम हो गया था। सिबका पहले ही उससे बातचीत तर्क कर चुकी थी। सामना होने पर अब ज़रकाश भी सलाम के बाद उनके सामने से हट जाता था। पहले की तरह उनको मुखातिब करके बात करने पर उनको मजबूर करना उसने छोड़ दिया था। घर में होता तो बस अपने कमरे तक महदूद रहता। रातें उसकी लॉन में टहलते गुजरती। ना वो कमरे में सिबका के साथ शरीक होता, ना ही सुबह नाश्ते की टेबल पर मौजूद होता। घर में कुल वक्ती मुलाजिम जोड़ा मौजूद था। सिबका को उनसे मालूम हो चुका था कि वो घर में खाना पीना ही छोड़ चुका है।
सिबगा की तशवीश बढ़ती जा रही थी। इस बारे में उन्होंने शीज़ा और शिजरा से भी बात की, मगर वो दोनों ही ज़रकाश से इस कदर बदगुमान थी कि उल्टा उनको ये फिक्र लाहक हो गई कि कहीं ज़रकाश के सामने सिबगा कमज़ोर ना पड़ जाए। शिजरा फ़ोन पर दिन रात यही ताकीद करती कि इस तरह ज़रकाश की जज्बाती तौर पर ब्लैकमेलिंग से मजबूर होकर वो दुराज को उसके इरादों में कामयाब ना होने दें। शीज़ा का तो सारा वक्त उनके इर्द गिर्द ही गुजरता था। उसकी यही कोशिश रही थी कि सिबगा ज़रकाश को उसके हाल पर छोड़ दें। अगर अभी वो कमज़ोर पड़ गई तो हमेशा के लिए ज़रकाश को खो देंगी। बेटियों ने उन पर पहरे तो लगा दिए थे, मगर ज़रकाश के लिए उनके दिल को घुलते रहने से ना रोक सकती थी, ना उसकी तरफ से उनकी आंखें बंद कर सकती थीं। ज़रकाश का यूँ खोल में बंद होकर रह जाना उसकी जागती रातों की बेचैनियाँ उनके सुकून को दरहम बरहम कर चुका था। जब जब उस पर निगाह पड़ती उनका दिल तड़प कर रह जाता, मगर ज़ुबान से कुछ कह ना सकती थी। बहुत फिक्रमंद और सोचों में हलकान होने के बावजूद जाने कब उन पर नींद का गलबा तारी हुआ, मगर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब वो गनूदगी में चौंक उठी। गरम गरम स्याल उन्हें अपने पैरों पर महसूस हुआ। घबराकर उठी तो धक से रह गई। नज़रें उस पर साकित हुईं जो उनके पैरों पर झुका हुआ था। ज़रकाश, खोलकर सिबगा ने उसका सर अपने पैरों से उठाया। मध्यम नील को रोशनी में उसकी भीगी आंखों में तैरता कर्ब सिबगा के दिल को मुट्ठी में जकड़ गया था। आप सबसे मोहब्बत करती हैं, शीज़ा, शिजरा, शिराज से। बस एक मैं ही आपकी मोहब्बत का हकदार नहीं बन सका। सबकी परवाह है आपको, एक मेरे सिवा। उन सबकी खुशियों का ख्याल रखा आपने हमेशा। वो घुटे लहजे में शिकवा करता उनके दिल को मुकम्मल पिघला गया था। ऐसा मत कहो ज़रकाश, मेरी मोहब्बत पर तुम्हें उतना ही यकीन होना चाहिए जितना कि इस सच पर कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मुझसे कभी ऐसी शिकायत तो तुमने कभी अपने बचपन में भी नहीं की, फिर अब क्यों? वो दौर तो मुझ पर कभी आया ही नहीं अम्मी। मेरा बचपन तो आपको खुश देखने की आरज़ू में, लड़कपन सबको गुर्बत के अंधे कुएं से निकालने की ख्वाहिश में कहीं गुम हो गया था। इसलिए तो तुम मेरे लिए सबसे पहले हो ज़रकाश। तुम मेरी पहली औलाद हो। तुमने तो मुझे मुकम्मल किया है। तुम्हारी वजह से ही तो मेरे कदमों तले जन्नत आई है। माँ बनने का फ़ख्र और खुशी नसीब हुई थी। मैं शायद कभी तुम्हें नहीं बता सकूंगी कि किस तरह खुद पर जबर करके मैंने इतने सालों तक तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त की थी। तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को छुपाते छुपाते ये वक्त आ गया है कि तुम करीब हो तो भी मैं तुम्हें यह बता नहीं सकी कि तुम मुझे किस कदर अजीज़ हो। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी औलाद को देखने से पहले मैं मरना भी नहीं चाहती। फिर भी आप मुझसे लाताल्लुक़ हैं। आपके सामने होते हुए भी मैं आपसे बात करने के लिए, आपकी एक नज़र के लिए भी तरस रहा हूँ। वो लर्ज़ से लहजे में बोला। मेरी एक ख्वाहिश पर आपने मुझसे मुंह फेर लिया। इतना दूर हो गई हैं कि मेरी इल्तिजाएं भी आप तक नहीं पहुंच रही। मेरे लिए आपकी इजाज़त, आपकी रज़ा अहम है, मगर आपके लिए दूसरों की राय अहमियत रखती है, मेरी खुशी नहीं। मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पहली बार आपसे जो मांग रहा हूँ वो आप मुझे देना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए आप अपनी बाकी औलादों की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती। बस मेरे लिए ही कुछ नहीं है आपके पास। दर्द व अज़ियत में डूबा उसका लहजा और बरसती आंखें सिबगा का ज़ब्त ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। उसका सर अपने शाने से टिकाए आंखों के रास्ते पिघलते दिल को वो रोक नहीं सकी। ज़रकाश, तुम्हारी ख्वाहिश से नज़र चुराने की वजह बस मेरा खौफ है। मुझे डर है कि दुराज की वजह से तुम्हारे बहन भाई तुमसे कट कर रह जाएंगे। तुमने हम सबकी खुशियों के लिए खुद को वक्फ कर दिया। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए दुराज को कबूल करना बहुत छोटी बात है। मैं तो अपनी ज़िंदगी भी तुम पर कुर्बान कर दूँ, मगर मैं अपनी औलादों में फ़ासले नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे भाई बहनों को हमेशा तुम्हारी इज़्ज़त करते देखना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि वो सब तुम्हारे ताबेदार बनकर रहें, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है। अम्मी, आप मुझसे राज़ी और खुश हैं तो कोई मुझसे मेरा मुकाम नहीं छीन सकता। अल्लाह कभी मुझे अपने भाई बहनों की नज़र से उतरने देगा ना दिल से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उनकी नाराज़गी दूर कर दूँगा, कभी उनको खुद से अलग नहीं होने दूँगा। झुकता रहूँगा उन सब के लिए, मगर कभी उनको खुद से जुदा नहीं होने दूँगा। सिबगा के हाथों को थामे यकीन दिलाता वो बहुत पुरुमीद नज़रों से उन्हें देख रहा था। चंद लम्हे खामोशी से कुछ सोचते रहने के बाद सिबगा ने उसे देखा। ज़रकाश, मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है। तुम्हारी खुशी दुराज है तो मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश और राज़ी हूँ। तुम्हारे भाई बहनों से मैं बात कर लूँगी, मगर तुम जानते हो कि वो तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगे। वक्त लगेगा उनको सब कुछ कबूल करने में, लेकिन तुम वक्त ज़ाया मत करना। ख़ानदान में और शिजरा के ससुराल में भी कुछ घरानों की निगाह तुम पर है। इससे पहले कि कहीं से बाकायदा कोई बात हो, तुम दुराज से शादी कर लो, सिबगा बोली, जबकि ज़रकाश गंग सा बैठा रहा। ज़रकाश, तुम जानते हो कि अभी दुराज का इस घर में आना नामुमकिन है, क्योंकि अभी यहाँ उसे कोई इज़्ज़त, कोई मुकाम नहीं दिया जाएगा, और तुम दोनों से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे पहुँचेगी। कुछ वक्त लगेगा, मगर मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर लोगे। मुझे तो अपनी चारों औलादों की तरफ देखना होगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? उसके सर पर हाथ फेरते हुए सिबगा ने शफ़क़त भरे लहजे में समझाया। अम्मी, आपने राज़ी होकर मुझे सब कुछ दे दिया। मुझ पर यकीन रखिएगा। शिजरा, शिज़ा और शिराज को मैं आपसे बदगुमान नहीं होने दूँगा। उसके कहने पर सिबगा ने मुस्कुराते हुए अस्वाद में सर हिलाया, जबकि तशक्कुर के साथ ज़रकाश ने उनके हाथों को चूमकर आंखों से लगा लिया।